हेलो, वेलकम बैक इन साइकोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो इसे प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत कहा जाता है। इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है, साथ ही साथ कुछ लोगों ने इसे लर्निंग बाय डूइंग भी कहा है। इस थ्योरी को प्रपोज किया किसने? E.L. थार्नडाइक ने, यानी एडवर्ड ली थार्नडाइक ने प्रपोज किया। और E.L. थार्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू थार्नडाइक ने कहा कि लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। थार्नडाइक ने कहा कि लर्निंग क्या है? लर्निंग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन स्थापित होता है उसका रिजल्ट होती है। यही रीजन है कि इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म भी कहा गया है, यानी संबंधवाद। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन होने पर एक ऑर्गेनिज्म लर्न करता है। और इसी एसोसिएशन थ्योरी को पाउलो ने भी अपनाया। ठीक है, थार्नडाइक ने कहा कि जब भी इस इन्वायरमेंट में लर्नर के सामने कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करता है? उसके जरिए बहुत सारी इररेलेवेंट, अनसिस्टमैटिक, रैंडम एक्टिविटीज की जाती है, यानी बहुत ऐसी अननेसेसरी एक्टिविटीज की जाती हैं, अनावश्यक अनुक्रियाएं की जाती हैं, जिससे कि वो लास्ट में अचानक से करेक्ट रिस्पॉन्स तक या करेक्ट कहाँ तक पहुँचे? करेक्ट एक्टिविटी तक पहुँच जाए या अपने गोल तक पहुँच जाए, यानी उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। थार्नडाइक ने कहा कि इस इन्वायरमेंट में हर एक ऑर्गेनिज्म ऐसे ही लर्न करता है, यानी जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अचानक से करेक्ट सॉल्यूशन नहीं पाता है, बल्कि करेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए उसके जरिए बहुत सारी अननेसेसरी, इररेलेवेंट, अनसिस्टमैटिक, रैंडम एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। और इस तरह से रैंडम एक्टिविटीज करते करते अचानक से उसके माइंड में एक करेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ओके, आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है तो हमारे मन में डिफरेंट आइडियाज आते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन आते हैं, और हम हर एक आइडियाज को के बाद तीसरे क्या करते? ट्राई करते नहीं, ये करना चाहिए, नहीं इसके बाद ये होना चाहिए, और ट्राई करते हैं, एरर करते हैं, और इस तरह से ट्रायल एंड एरर करते करते अचानक से एक करेक्ट सॉल्यूशन हमारे जहन में आ जाता है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, थार्नडाइक ने लर्निंग इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी को जब प्रपोज किया तो उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। उनका एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। थार्नडाइक ने क्या किया था कि एक बॉक्स में, एक पजल बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को रख दिया। पजल बॉक्स ऐसा था कि उसका लीवर प्रेस होने पर उसका डोर खुलता था और बिल्ली बाहर आ सकती थी, और उस बॉक्स के बाहर एक प्लेट में बिल्ली का मनपसंद खाना यानी फिश मौजूद थी, रख दिया गया था, और फिश उसके लिए क्या है? एक स्टिमुलस है। ओके, थार्नडाइक ने उस
उनकी बिल्ली को पजल बॉक्स में रख दिया। शुरुआत में बिल्ली ने पजल बॉक्स पे गौर किया कि मुझे कहाँ पे लाके रख दिया गया है। ठीक है, उसने बहुत सारी इरेलीवेंट, अनसिस्टमैटिक, रैंडम एक्टिविटीज की, यानी उछलना, कूदना, चीखना, चिल्लाना, इधर पैर रखना, उधर पैर, बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज जिसका लीवर के प्रेस होने से कोई कनेक्शन नहीं था। इस तरह की अनसिस्टमैटिक एक्टिविटीज करते करते अचानक से उसका पैर लीवर पे पड़ता है और लीवर प्रेस हो जाता है, डोर खुल जाता है, बिल्ली बाहर आ जाती है और उसके सामने रीइंफोर्समेंट के रूप में उसकी पसंदीदा ग़िज़ा, पसंदीदा खाना मौजूद है, यानी फिश। बहुत सारी एक्टिविटीज करने के बाद उसको क्या मिला? एज अ रीइंफोर्समेंट उसको फिश मिल जाती है, जिससे उसको एक फिश मिल जाने के बाद वो अपनी भूख मिटा लेगी और भूख मिटने से क्या होगा, उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग, और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग यानी एक पॉजिटिव फीलिंग है और ये उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट है। ओके, ये यहाँ तक एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को थानडाइक ने कई बार किया, यानी उसी बिल्ली को कई इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया। देखा ये गया कि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वैसे वैसे, यानी पहली बार जब बिल्ली ने वो पिंजरा खोला, वो बॉक्स खोला, तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा टाइम लिया गया, बहुत सारी एरर्स की गई, बहुत ज़्यादा ट्रायल्स किए गए। लेकिन जैसे जैसे एक्सरसाइजेस बढ़ती गई, प्रैक्टिसेस बढ़ती गई, एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्ली को जैसे ही उस बॉक्स में डाला जाता है वो तुरंत लीवर प्रेस करती है और फिर बाहर आकर फिश को हासिल कर लेती है। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे थानडाइक ने कहा कि बिल्ली ने अचानक से लीवर प्रेस करना नहीं सीखा था, है ना। लीवर को प्रेस करना सिखलाने के लिए उसे बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज करनी पड़ी और रैंडम एक्टिविटीज करते करते अचानक से उसने करेक्ट रिस्पांस किया। और करेक्ट रिस्पांस मजबूत क्यों हुआ? क्योंकि करेक्ट रिस्पांस मिलने के जस्ट बाद उसके सामने एक स्टिमुलस है, मौजूद है, किसके रूप में? रीइंफोर्समेंट के रूप में। यानी जैसे उसने करेक्ट रिस्पांस किया वो बाहर आई, उसे फिश मिल गई और फिश का मिलना उसके लिए क्या है? एक रीइंफोर्समेंट है। यही रीजन है कि उसने लीवर प्रेस करना सीख लिया, यानी रिस्पांस और स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन क्या हो गया? स्थापित हो गया। और इस एसोसिएशन की वजह से, इस बॉन्डिंग की वजह से, इस संबंध की वजह से ही बिल्ली ने लीवर प्रेस करना सीखा। ओके, ये था इनका पूरा एक्सपेरिमेंट। तो हम अगर थोड़ा शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करें कि हम इस इन्वायरमेंट में किसी भी तरह की लर्निंग सिर्फ ये नहीं है कि हमें रीइंफोर्समेंट मिल जाए, हमने कोशिश किया, हमें रीइंफोर्समेंट मिला और फिर हमने सीख लिया, नहीं। बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए हमें बहुत सारे ट्रायल्स करने पड़ते हैं। हम ट्रायल करते हैं, हम इरर्स करते हैं और इस तरह से ट्रायल्स एंड इरर करते करते गिरते संभलते और लास्ट में हम अपने टारगेट तक, अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म के जरिए कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर के जरिए भी सीखा जाता है। यही इस थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ और सिर्फ रीइंफोर्समेंट या ऑब्जर्वेशन या एसोसिएशन के जरिए ही नहीं सीखा जाता है, बल्कि ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट में ट्रायल एंड एरर के जरिए भी सीखता है। और इस बात पर किसने बल दिया? थानडाइक ने बल दिया। ओके,
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उन 3 प्राइमरी लॉज के बारे में जिसे कि थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया है। तो वो 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसे कहा जाता है तत्परता का नियम, यानी तैयारी का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है? लॉ ऑफ रेडीनेस को लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी भी कहा जाता है, क्रिया प्रवृत्ति का नियम। ये लॉ कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी पर्सन को तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक कि वो खुद सीखने के लिए तैयार ना हो। यानी किसी भी लर्नर को तब तक आप कुछ भी नहीं सिखला सकते जब तक कि उसकी अपनी कोई ख्वाहिश, अपनी कोई इच्छा या अपनी कोई तैयारी ना हो, वो तत्पर ना हो किसके लिए? सीखने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, बिल्ली को पजल बॉक्स में डाला गया। पजल बॉक्स में डालने के बाद अगर बिल्ली नहीं चाहती लीवर को प्रेस करना कि मैं सीखूं या बाहर निकलूं, वो वहीं पे पड़ी रहती। लेकिन उसने खुद को तैयार किया कि मुझे इस पजल बॉक्स से बाहर आना है। यानी पहली चीज़ किसी भी लर्नर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो क्या है कि उसमें रेडीनेस होनी चाहिए। किसी भी काम को करने की या किसी भी चीज़ को, किसी भी लर्निंग मटेरियल को सीखने के लिए सबसे पहले उसमें क्या होनी चाहिए? रेडीनेस होनी चाहिए। वो सीखने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है, किसी को ज़बरदस्ती सिखलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। जैसे एक स्टूडेंट है और ज़बरदस्ती किसी को नहीं पढ़ा पाएंगे, किसी को ज़बरदस्ती नहीं सिखा पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार होगा तभी वो सीखेगा, नहीं तो सिखलाना बेकार हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जो इसका सेकंड लॉ है लर्निंग का, उसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहा जाता है। ये लॉ कहता है सीखने के बाद जब हम किसी भी लर्निंग मटेरियल को यूज में लाते हैं, यानी बार बार हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने की वजह से ट्रायल्स कम होते जाते हैं और साथ ही साथ एरर्स की मात्रा जो होती है, डिग्री ऑफ एरर्स जो होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं? कम होते जाते हैं। ट्रायल्स एंड एरर का लेवल कम से कम हो जाता है। ने किसी चीज़ को यूज़ करने पर, उसकी एक्सरसाइज करने पर, उसे प्रैक्टिस में लाने पर वहाँ पे ट्रायल्स एंड एरर का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी टॉपिक को, किसी भी लर्निंग मटेरियल को या किसी भी काम को करने के बाद, सीखने के बाद हमने बिल्कुल उसका यूज़ करना क्या कर दिया? छोड़ दिया, यानी हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो क्या होगा? वहाँ पे ट्रायल्स एंड एरर का लेवल, यानी अमाउंट ऑफ ट्रायल एंड एरर्स, डिग्री ऑफ ट्रायल्स एंड एरर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी वहाँ पे गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, यानी ये क्या कहता है कि एक्सरसाइज करना, किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे हम चीज़ों को क्या करते हैं? भूलना शुरू हो जाते हैं। और थर्ड लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इफेक्ट। लेकिन लॉ ऑफ इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज को, बिल्ली के ही एग्जाम्पल के जरिए। अगर बिल्ली को सिर्फ एक बार ही उस पजल बॉक्स में डाल दिया जाता, ठीक है, और एक बार उसने लीवर प्रेस कर लिया और उसको रीइंफोर्समेंट यानी स्टिमुलस मिल गया, फिर उसके बाद उस काम को छोड़ दिया जाता, तो क्या बिल्ली वहाँ पर लीवर प्रेस करना सीखती? नहीं ना, नहीं सीखती भाई। लेकिन
एक्सपेरिमेंटर के जरिए वहां पे क्या किया गया, बार बार ट्रायल्स एंड एरर्स करवाए गए, बार बार कोशिशें कराई गई, बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया। ऐसा करने से बिल्ली ने क्या किया, लीवर प्रेस करना सीख लिया। यानी वो उस काम को भूली नहीं। अगर उस काम को वो यूज में नहीं लाती, वो प्रैक्टिस में नहीं लाती, तो क्या हो जाता, वो लीवर प्रेस करना नहीं सीख पाती। यानी लर्निंग कहीं ना कहीं हमारे अपने एक्सरसाइज, हमारे अपने प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जिस काम को हम बार बार करते हैं उस काम में हम परफेक्ट हो जाते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड लॉ की तरफ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। कोई भी रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, प्रभाव का नियम क्या कहता है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के जरिए जब ट्रायल्स एंड एरर किए जाते हैं, जब उसके जरिए इतनी सारी एक्टिविटीज की जाती हैं और लास्ट में जब वो एक करेक्ट सॉल्यूशन पे पहुंचता है या करेक्ट रिस्पॉन्स पर पहुंचता है, करेक्ट रिस्पॉन्स पर पहुंचने के बाद जो उसे स्टिमुलस मिल रहा है, क्या वो स्टिमुलस उसके लिए संतोषजनक है, क्या वो स्टिमुलस उसके लिए प्रभावी है, सवाल पैदा होता है ना। यानी उस स्टिमुलस का क्या प्रभाव उस ऑर्गेनिज्म पर पड़ रहा है, ये तय करेगा कि लर्निंग होगी कि नहीं होगी। यानी एक एग्जांपल इस तरह से लीजिए कि पजल बॉक्स में लीवर प्रेस होने पर बिल्ली का बाहर निकलना, ये बहुत सारी अननेसेसरी एक्टिविटी, इरेलेवेंट एक्टिविटी करने के बाद अचानक से लीवर प्रेस होना, करेक्ट रिस्पांस करना, और करेक्ट रिस्पांस के होने पर बिल्ली का बाहर आ जाना, और अगर बाहर आ जाने के बाद उसे फिश ना मिलती, फिश की जगह पर कोई बदमजा सा खाना उसको मिल जाता, तो क्या होता, क्या बिल्ली लिवर प्रेस करना सीखती? बिल्कुल भी नहीं सीखती। बिल्ली को क्या दिया गया, उसकी मनपसंद ग़िज़ा दी गई जिससे कि उसकी भूख मिट सके। भूख तो लगी थी, खाना तो उसको चाहिए था, खाना कुछ भी दिया जा सकता था, लेकिन उसको स्टिमुलस कैसा दिया गया, ऐसा स्टिमुलस दिया गया जिसका प्रभाव कैसा पड़े, सकारात्मक पड़े। और फिश उसके मनपसंद क्या फूड है, समझ गए। तो कोई भी रिस्पॉन्स करने के बाद मिलने वाले स्टिमुलस का अगर हम पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो हम उस रिस्पॉन्स को बार बार करना चाहते हैं, उस रिस्पॉन्स को इन फ्यूचर रिपीट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी बिहेवियर या किसी रिस्पॉन्स को करने के बाद बदले में हमें क्या मिलता है, हमें दुख मिलता है, पेन मिलता है, क्या मिलता है, एक अनसेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस बिहेवियर को दोहराना नहीं चाहते। यानी रीइंफोर्समेंट हमें किस तरह का मिल रहा है ये तय करता है कि हम उस रिस्पॉन्स को, हम उस बिहेवियर को इन फ्यूचर रिपीट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, बहुत बड़ा फैक्टर है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लॉ ऑफ इफेक्ट से ही मोटिवेट हो करके स्किनर ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी, अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, तो ये 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग थे जिसे हमने यहाँ पे समझने की कोशिश किया था। इसके बाद कुछ सब ऑर्डिनेट लॉज हैं जिसे हम थोड़ा भी समझेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्राइमरी लॉज हैं वो यही 3 लॉज हैं जिसे समझना, जिसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट को इसका नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ
वो सारे स्टूडेंट्स जो कि साइकोलॉजी के नहीं हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि हर इंसान को इन लॉज का पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए हम इस दुनिया में, इस इन्वायरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपको भी पता होना चाहिए, अगर आप मैनेजर हैं तो आपको भी इन लॉज का पता होना चाहिए, और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से अपने बच्चों को लर्न कराना है, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना है, किस तरह से बच्चों को इंसेंटिव देना है, उनकी प्रेस करनी है, कहाँ पे रिवॉर्ड देना है, कहाँ पे उनको निगेटिव रेनफोर्समेंट देना है, तो कहाँ पे उनको पनिशमेंट देना है। यानी इन छोटे छोटे जो साइकोलॉजी के जो लॉज हैं, इनका समझना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके।